हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर 4 है, कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। तो ये इसकी पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। देखो बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन को जलाने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। किसको? कार्बन और हाइड्रोकार्बन को जलाने पर। इसके अतिरिक्त इनमें क्या है, बहुत ज्यादा कैलोरी भी होती है, मतलब कैलोरी का मान भी उच्च होता है। इनका भंडारण यानी स्टोरेज भी बड़ा इजी होता है और इनका परिवहन भी आसान होता है। परिवहन मतलब इधर से उधर ले जाना। इस कारण अधिकांश अनुप्रयोगों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। भाई हमें बता रहा है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता। हम सबको पता है नहीं देता, तभी तो हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, यानी हमारी लोकल भाषा में सर्फ। ठीक है, क्योंकि कठोर जल में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, यानी Ca2+ और Mg2+ के लवण उपस्थित होते हैं कठोर जल में। जब साबुन को कठोर जल में घोला जाता है तो साबुन क्या करता है, इन आयनों के साथ अभिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? अघुलनशील पदार्थ। घुल ही नहीं पाता साबुन इस पानी के साथ, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिस अघुलनशील पदार्थ को बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम। यही कारण है कि कठोर जल में साबुन आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता। क्या नहीं करता? क्योंकि स्कम बन जाता है। इस वजह से कठोर जल में साबुन आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता और सफाई में क्या आती है, बाधा आती है। क्या आती है? बाधा। अब इस बाधा को दूर करने के लिए क्या बना? डिटर्जेंट पाउडर। आजकल तो लिक्विड डिटर्जेंट भी आने लग गए। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि आप लिटमस पत्र हम सब समझते हैं, जिसमें क्या है, हम लाल और नीला होता है, जिससे हम अम्ल और क्षार पहचानते हैं, से साबुन की जांच करेंगे तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। अब हम सबको पता है कि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है बच्चों? क्षारीय, एल्कलाइन। क्योंकि यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है, यानी अम्ल की प्रवृत्ति इसमें जो होती है वो दुर्बल होती है और क्षार प्रबल होता है, इसलिए क्षारीय होती है। इसलिए जब साबुन के जलीय विलयन की जांच लाल लिटमस पत्र से करी जाती है तो लिटमस पत्र क्या हो जाता है? नीला। देखो, मैंने आपको जब अम्ल क्षार वाला चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था, क्षार के लिए हम लिखते हैं, ये देखो, शालिनी, यानी ये क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला। और अम्ल के लिए लिखते हैं हम अनिल। ये ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको, क्योंकि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। तो क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अम्ल है ही नहीं उसमें, अम्ल बहुत ज्यादा दुर्बल प्रवृत्ति का है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो है हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका अनुप्रयोग क्या है औद्योगिक क्षेत्र में। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजनीकरण क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब कौन से होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? वो होते हैं एल्कीन या एल्काइन। कौन कौन से होते हैं? एल्कीन या एल्काइन। अब एल्कीन कौन से होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, निकल और पैलेडियम, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग करके क्या बनाते हैं हम? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? एल्केन, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। अब आते हैं हम औद्योगिक अनुप्रयोग। इसका सबसे बड़ा औद्योगिक अनुप्रयोग कहाँ पर होता है बच्चों? वनस्पति तेल, जो हमारे नॉर्मल तेल होते हैं ना, रिफाइंड ऑयल एक तरीके से, वो जो असंतृप्त वसा होते हैं, इनको क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करके इनसे क्या है, वनस्पति घी में बदल देते हैं। इनको डालडा, जो नॉर्मल भाषा में वनस्पति घी को क्या कहते हैं? डालडे में बदला जाता है। वनस्पति घी और डालडा एक ही बात है।
अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो है हमारा दिए गए हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4 में किसमें संकलन की अभिक्रिया होती है। तो हम सब जानते हैं कि संकलन की अभिक्रिया केवल किसमें होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अभी बताया मैंने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध वाले। द्विबंध और त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही संकलन की अभिक्रिया होती है। यानी देखिए एल्केन का बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो दिए गए यौगिकों में देखो इसमें ढूंढो कि कौन से होंगे हमारे एल्कीन। एल्कीन कौन से होंगे, तो एल्कीन होने के लिए ये वाला फॉर्मेट पूरा होना चाहिए। फॉर्मूले में वैल्यू रखो। देखो अगर यहाँ C के कार्बन के साथ 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यानी ये तो नहीं बन रहा हमारा। यहाँ 4 होगा पर हमारे पास तो कितना है 6, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा बन रहा है ये वाला फॉर्मूला CN यानी C2H 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी ये C2H6, ये हमारा एल्केन। क्या है बच्चों, एल्केन। अब एल्केन तो संतृप्त है, क्या है एल्केन हमारा संतृप्त है। ये मैं पेन से टिक लगा देती हूँ तो ये नहीं बनेगा। दूसरा आते हैं हम C3H8, क्या है बच्चों C3H8। अब इसको हम देखो, इसमें कार्बन की जगह 3 रखा, हाइड्रोजन 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 2, 6 और 2 8, तो ये भी क्या बन रहा है हमारा एल्केन। तो ये भी संतृप्त है। अब हम आते हैं C3H6, अगर मैं कार्बन की जगह यहाँ भी 3 रखूं प्लस हाइड्रोजन 2 और यहाँ 3, 3 दूनी 6, यही हो गया। ये देखो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये होगा हमारा, क्या होगा बच्चों, ये C3H6 क्या बन रहा है हमारा एल्कीन। उसके बाद हम आ रहे हैं C2H2, यानी देखो C2H2 अगर मैं कार्बन यहाँ लिख देती हूँ, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन N की जगह 2 इंटू 2 माइनस 2 करूं, ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, ठीक है। बराबर संख्या होती है तब यही आता है अधिकतर। C2 इंटू 8, 4 दूनी 2 दूनी 4 माइनस 2, यानी C2H2 जो किससे आर बनेगा हमारा एल्काइन से। किससे बनेगा बच्चों, एल्काइन से। ये देखो C2H2, तो अगर ये बराबर होगा ना तो ये अधिकतर एल्काइन ही बनता है। तो ये C3H6 और C2H2 हमारे एल्काइन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। तो यही क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बचा CH4। अब CH4 में C कार्बन एक है, हाइड्रोजन हम 2 इंटू 1 प्लस 2, फॉर्मूला यही है एल्केन का। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एकम 2 प्लस 2, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यानी ये CH4 क्या है हमारा एल्केन। क्या है बच्चों, एल्केन। तो सिर्फ एल्कीन और एल्काइन कौन कौन से तत्व हैं हमारे, C3H6 और C2H2, तो यही हाइड्रोकार्बन है। तो इसलिए बस यही क्या है हमारी संकलन अभिक्रिया दर्शाएंगे। क्या करेंगे, संकलन अभिक्रिया दर्शाएंगे। ये तो इरेज कर दूं, ये तो मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए रखा था। अब आते हैं हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो देखो एक है हमारा ब्रोमीन जल परीक्षण, दूसरा है एल्काइन KMNO4 टेस्ट, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। तो देखिए बच्चों ब्रोमीन जल परीक्षण में क्या करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है हमारा एल्केन, इसकी क्रिया क्या करेंगे, ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे। किससे, ब्रोमीन के जल के साथ। तो क्या है के लाल भूरे रंग को, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल के लाल भूरे कलर को, ये जो ब्रोमीन होता है ना लाल ब्राउन कलर, ब्राउनिश शेड होता है इसका,
को क्या करते हैं, रंगहीन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, रंगहीन नहीं करते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइन यानी डबल बोन और ट्रिपल बोन वाले, ब्रोमीन जल के साथ संकलन क्रिया करके, अभी हमने संकलन अभिक्रिया पढ़ी, करके क्या करते हैं, लाल भूरे रंग को रंगहीन कर देते हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर रंगहीन कर रहे हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और रंगहीन नहीं कर पा रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा टेस्ट है हमारा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट परीक्षण। इसमें क्या है, असंतृप्त यौगिक क्षारीय KMnO4 का बैंगनी रंग उड़ा देते हैं। कौन, एल्कीन और एल्काइन। जबकि संतृप्त यौगिक इसका रंग नहीं उड़ा पाते। क्या करते हैं, रंग नहीं उड़ा पाते हैं। कौन से हैं वो संतृप्त, एल्केन, और असंतृप्त है हमारा एल्कीन और एल्काइन। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। पूरा क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए, इसके इंटेक्स क्वेश्चन आंसर भी, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन पे तो क्लिक करना ही है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 5। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।